हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग अगेन लेके आए हैं क्वांट का पंचनामा। इसमें जो है हम लोग क्या देखेंगे, 5 क्वेश्चंस, 5 डिफरेंट टॉपिक से ये क्वेश्चंस रहेंगे। और आज जो हमने क्वेश्चंस लिया है वो आपके एसएससी 2019 टायर 2 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है आप मान सकते हैं कि लेवल काफ़ी अच्छा है, सीसैट से थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि जब भी आप क्वेश्चन देखें तो वीडियो को पॉज करें, पेन एंड पेपर लेके बैठे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और आप देखें कि आपने किस प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। फिर आप इसका सोल्यूशन देखें और अपना आंसर मैच करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, अगेन नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेवरेट, चाहे वो एसएससी हो सीसैट हो, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन तो आता ही है, क्योंकि जानते हैं इसमें थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये है रिमाइंडर का। तो हम लोग चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इफ x is the remainder when 3 raised to the power 61284 is divided by 5 and y is the remainder when 4 raised to the power 96 is divided by 6, then what is the value of 2x minus y। बेसिकली यहाँ पर x जो है वो इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर होगा अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, और y जो है वो इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर होगा अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लोग को क्या निकालना है, x और y, और फाइनली हम लोग को वैल्यू किसका बताना है, 2x माइनस वाई का। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। पहले x निकालते हैं। तो x का कैसे रिमाइंडर दिया हुआ है कि अगर 3 रेज टू द पावर 61284 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो x आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस केस में पहले रिमाइंडर निकालते हैं। तो जब भी इस तरह का पावर रेज रहता है तो हमने, अब हमारा जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट है उसमें आपने रिमाइंडर में देखा था कि हम 2 मेथड फॉलो करते हैं। एक तो है मेथड ऑफ साइक्लिसिटी। ठीक है, साइक्लिसिटी की हम लोग साइकिल निकालने की कितने साइकिल पर जो है इसका पावर 1 आता है, या दूसरा होता है ऑयलर्स क्वोशिएंट। ठीक है, तो ऑयलर्स क्वोशिएंट जो है इन केस ऑफ, अगर आपका डिवीजर एक प्राइम नंबर है तो उस केस में ऑयलर्स क्वोशिएंट क्या हो जाता है, सिंपली जो है प्राइम नंबर -1 यानी 4। तो यानी 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 इज डेफिनेटली 1। इसका रिमाइंडर 1 आता है। अब हम लोग को ये पता चल गया कि इसका क्वोशिएंट जो है वो 4 है या साइक्लिसिटी जो है वो 4 है। तो हम लोग को क्या करना है, इस जो जितना भी बड़ा पावर है इसको 4 से डिवाइड कर देना है। जो भी रिमाइंडर आएगा उतना ही बस बच जाएगा 3 पे, क्योंकि बाकी का रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 61284 को अगर हम लोग देखेंगे तो आप अगर 6 से, अगर आप 4 से डिवाइड करें तो आपका जो है ये डिविजिबल होगा। क्यों बताइए? हम लोग को इसको चेक करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर जो है ये 4 से डिविजिबल होगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 और रेज टू समथिंग, जो भी इसका जो क्वोशिएंट आता है वो हो जाता। तो हम लोग उसे मतलब नहीं है। तो इस पूरे का रिमाइंडर बताइए क्या हो जाएगा, 1। ये बहुत अच्छा हम लोग को रिजल्ट मिल गया तुरंत कि जो अगर हम इस पूरे नंबर को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। तो हम लोग को x का वैल्यू पता चल गया, x इज़ 1। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, 4 रेज टू द पावर 96 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको निकालना है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिसिटी और वो या क्वोशिएंट से बना सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें कुछ कॉमन बाहर निकाल देते हैं। तो 4 एक हम लोग बाहर लेंगे तो 4 रेज टू द पावर 95 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब दो ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आउट हो जाएगा। तो 2 हम लोग बाहर लिख लेते हैं। तो ऊपर क्या बचा, 2 इंटू 4 रेज टू द पावर 95 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा। अगर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 1 होगा। और तो इस पूरे वाले का टर्म का जो है रिमाइंडर 1 आ गया और इसका 2 आ गया। तो ऊपर जो आपका क्या हो गया, 2/3। तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 2। लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि हम लोग 2 बाहर निकाले थे स्टार्टिंग में, तो फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो हम लोग को क्या पता चल गया, x 1 है और y 4 है। अब आपको वैल्यू किस चीज़ का निकालना है, 2x माइनस वाई का। तो आपको क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 4। तो यानी आपका आ जाएगा 2 माइनस 4। तो आपका वैल्यू आ जाएगा -2। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए ये अब इसमें क्या था, एक स्टेप जैसे सीसैट में क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, तो आपको क्या आता है कि सिर्फ इसका जो है आप बताइए कि डिवाइड करके आपका रिमाइंडर क्या आएगा। लेकिन क्योंकि ये एसएससी का क्वेश्चन है तो इसमें एक स्टेप और फर्दर जाके इन्होंने 2 नंबर का डिवाइड मतलब रिमाइंडर दे दिया और उसके बाद एक फाइनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जिसका आपको वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि एसएससी में जो होता है वो थोड़ा सा लेवल अप होता है सीसैट से। ठीक है, या बाकी आपके स्टेट पीसीएस का जो क्वेश्चन आता है उससे। चलिए अब एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, ये भी 2019 टायर 2 का क्वेश्चन है। तो आपको पहले सॉल्व करना है और ये किसका है, टाइम एंड
वर्क का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो हम लोग का स्टैंडर्ड मेथड है, जो कि हमारा फेमस मेथड है, कौन सा, एलसीएम मेथड, जिसको हम लोग एफिशिएंसी मेथड भी कहते हैं, तो उससे हम लोग बनाएंगे। लेकिन आप पहले जो है, आप जो भी तरीका जानते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का, आप उस तरीके से बनाइए और देखिए कि आपने क्या वो तरीका सही से फॉलो किया या उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। फिर हम लोग जो है इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए इज़ एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी का बात स्टार्टिंग में हो गया, तो हम लोग एफिशिएंसी मान लेते हैं। ए का स्मॉल ए मानते हैं, बी का स्मॉल बी मानते हैं और सी का स्मॉल सी मानते हैं। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, यूनिट्स पर डे। जो भी यहाँ पर अगर टाइम अगर आर होता तो पर आर लेते, तो हमारा एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है, यूनिट्स पर डे। मतलब जो जितना भी यूनिट वर्क कर रहा है, कितना यूनिट पर डे वर्क कर रहा है, उतना उसका एफिशिएंसी हो गया। तो ए का हो गया ए यूनिट्स पर डे, बी का हो गया बी यूनिट्स पर डे और सी का हो गया सी यूनिट्स पर डे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पर एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ए इज़ एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। मतलब ए जो है वो एक दिन में इतना काम करता है जितना बी और सी मिलके करते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी प्लस सी। ये हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया है पहले ही। अब दिया हुआ है वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज एंड सी अलोन कैन कंप्लीट इन 60 डेज। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ कुछ डेज मिल गया है, एक 36 डे है, एक 60 डे है। तो आपको क्या करना है, इस केस में हमने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है कि सबसे पहले वर्क को हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो वर्क को बताइए हम लोग क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पर। अगर हम लोग वर्क को एज्यूम करेंगे तो हमारा आज, अगर हम लोग मानते हैं 36 और 60 का अगर हम लोग एलसीएम लेना चाहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क जो है आपका वो आ जाएगा 180, ठीक है। तो हम लोग वर्क को 180 यूनिट्स मान लेते हैं। अगर 180 यूनिट्स मानते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका इंडिविजुअल, जल्दी से बताइए। जैसे अगर हम लोग, जैसे यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज, मतलब ए प्लस बी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना होगा बताइए, 180/36। तो आपका कितना हो जाएगा, 180/36 करते हैं तो 5। तो ए प्लस बी आपको एक इक्वेशन मिल गया 5। दूसरा क्या है आपका, सी अलोन कैन कंप्लीट इन 60 डेज, मतलब सी का अलोन का एफिशिएंसी 60 मतलब 60 डेज में वो कंप्लीट कर देता। तो सी का स्मॉल सी क्या हो जाएगा, 180/6, तो कितना हो जाएगा 3। तो सी हम लोग को मिल गया 3। अब यहाँ पर कोई आपको एक, अब अगर इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो a माइनस बी, अगर हम इसे लिखें a माइनस बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं, तो यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं और a प्लस बी इज इक्वल टू 5 हमको मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको दोनों को सॉल्व करना है। तो 2a इज इक्वल टू 8 आ गया, तो a इज इक्वल टू 4 आ गया। और अगर आप b निकालना चाहेंगे तो b जो है आपका 1 आ गया। तो ये फाइनली आपको क्या आ गया, a 8 आ गया, a 4 आ गया, b आपका 1 आ गया और सी आपका 3 आ गया। ये आपको मिल चुका है, ये तीनों एफिशिएंसी हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को कुछ भी दिया रहेगा तो हम बना लेंगे। देखिए अब क्या है, ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, मतलब ए और सी साथ में काम करेंगे। तो ए और सी साथ में काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 7। और कितने दिन तक, 10 दिन तक। तो यानी 7 × 10 70 यूनिट्स ऑफ वर्क उन्होंने कर लिया है। अब जो बाकी वर्क है वो बी को अलोन करना है। तो पहले अगर 70 यूनिट्स उन्होंने कर लिया तो कितना यूनिट्स बचा है आपका, अगर 80 में 70 माइनस कर देंगे तो 110। तो 110 यूनिट जो है वो किसको कंप्लीट करना है, बी को। और बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट पर डे। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 110 दिन हो गए। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें हम लोग ने बस इसको देख रहे हैं आप, बस इतना सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपको इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल देना है। ए का जैसे 4 आया, बी का 1 आया, सी का 3 आया, ये हम लोग को पता चल गया। उसके बाद आपको कोई भी कंडीशन दिया हुआ है आप उसको बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, अगर आपने बनाया है तो डेफिनेटली आपका जो है ये पार्ट जो है आप मान सकते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग है। अब ये है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। ये भी आपका जो है सीजीएल में आया हुआ है 2019 टायर 2 में। सारे क्वेश्चंस जो हैं आज वहीं से लिए गए हैं, तो ये आप मान सकते हैं कि आपका एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि शॉपकीपर अलाउज 18% डिस्काउंट ऑन दी मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 23%. If he gains rupees 18.40 on the sale of the article, then what is the mark price of the article? ठीक है, बहुत सारा एक चीज़ दिया हुआ है। हम लोगों को क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग प्रॉफिट जो है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालते हैं और मार्क्ड प्राइस भी जो हम लोग निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। अब आपको एक बहुत अच्छा दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे दिया है। तो बेसिकली चलिए हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए शॉपकीपर जो है मार्क मतलब 18% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। तो चलिए हम लोग मार्क प्राइस हम लोग मान लेते हैं MP। इस पे जो है 18% डिस्काउंट दे रहा है। तो 18% डिस्काउंट आप बता सकते हैं कितना डिस्काउंट हुआ। अगर हम लोग 18% को डिस्काउंट को अगर लिखेंगे तो बेसिकली आप इसको बताइए 2% कितना होता है आपका। 2% अगर आप बोलेंगे तो 1/50 होता है। तो 18% कितना हो जाएगा, आपका 9/50 हो जाएगा। तो और 9/50 में अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो 1 -
9/50। ये सब देखिए अब आपको जल्दी से कर लेना होगा, तो MP इंटू 41/50 हो गया। ये आपका जो है सेलिंग प्राइस के बराबर आ गया। ठीक है, मतलब आपने मार्क प्राइस में अगर आप 18% डिस्काउंट दे रहे हैं तो बेसिकली आपको 41/50 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों हमने 41/50 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि जो हमने देखा है कि डिस्काउंट में हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस जितना भी इसका रेशियो 18% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 9/50 होता है। बस वैसे करके जो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत बार ये मतलब स्टेप्स हमने लिया है, तो ये स्टेप आपको सबसे पहले कर लेना है। चलिए उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि स्टिल मेक्स अ 23% प्रॉफिट, मतलब अभी भी डिस्काउंट देने के बाद भी वो 23% प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, उसका 23% मतलब क्या हुआ, 23/100, वो जो है इसका कितना है आपका 18.4, ये आपको दिया हुआ है। यानी आपको 18 रुपये 40 पैसा जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। और प्रॉफिट हम लोग किसके टर्म में देखते हैं, हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस के टर्म में देखते हैं। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए अगर हम इसको करेंगे तो 1840 डिवाइडेड बाई 23, और अगर आप इसको करेंगे तो 8 से आपका कट जाएगा, तो आपका CP आ गया 80। चलिए CP हम लोग को पता चल गया। अब आपको क्या करना है कि आपको निकालना है व्हाट इज़ द मार्क प्राइस। चलिए यहाँ पे मार्क प्राइस है, यहाँ पे इक्वेशन हम लोग को मिला हुआ है, तो MP इंटू 41/50 इज इक्वल टू SP। अब SP क्या हो जाएगा, आप जानते हैं SP बेसिकली क्या होता है, जितना भी आपका 23% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा 123/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 80 है, बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आ जाएगा 52। ठीक है, आपका ये हो जाएगा 41,240, तो आपका मार्क प्राइस आ गया 120। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन C। ये इतना ही बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है तो आपको फ्रैक्शंस यूज़ करना पड़ेगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाइए पहले परसेंटेज वाला हमारा चैप्टर देखिए और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर देखिए। दोनों को जब आप साथ में देखेंगे तो आपका जो है ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहे प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं थ्रू फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब ये आ गया आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन। अगर आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, हमारा जो है प्रिज्म वाला जो टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन आता है। प्रिज्म जो है खास करके SSC का फेवरेट है। CSAT में आपको प्रिज्म से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। CSAT में अगर आपको मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है तो सर्कल हुआ आपका, अगर 3 डायमेंशनल हुआ तो स्फीयर से, क्यूबॉइड से, क्यूब से, लेकिन वहाँ पर प्रिज्म नहीं पूछा जाता है। लेकिन SSC में जो है प्रिज्म काफ़ी फेमस है, तो ये जो है क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। राइट प्रिज्म हैज़ हाइट 18 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज़ अ ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पर देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका बेस जो है वो ट्रायंगल के शेप का है और उसका डायमेंशन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और प्रिज्म का हाइट जो है वो 18 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज़ इट्स लैटरल सरफेस एरिया। चलिए अब आपसे जो है पूछ लिया गया है कि लैटरल सरफेस एरिया क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि इस तरह के, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लैटरल सरफेस एरिया आपका होगा क्या। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये आपका एक प्रिज्म हम लोग ले लेते हैं। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, इससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है लेकिन आप इस स्ट्रक्चर से समझ जाएंगे। देखिए ये जो है प्रिज्म है, प्रिज्म में क्या होता है, हमेशा जो फेस, आप बेस बोल सकते हैं, और उसके सामने वाला जो फेस होता है उस दोनों का डायमेंशंस जो है वो सेम रहता है, तभी उसको प्रिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो बेस है और ये जो सामने वाला फेस है दोनों क्या है, ट्रायंगुलर शेप का है। तो ये बेसिकली एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। जब भी आप प्रिज्म किस पे डिपेंड करते हैं कि आपका बेस कैसा है, तो आपका बेस जो है इस केस में यहाँ पर ट्रायंगल है। ये आपका बेस नहीं हुआ, ये ध्यान रखिए, ये आपका बेस नहीं हुआ, बेस आपका ये है और ये उसके सामने वाला फेस है। दोनों फेस जो है वो सेम होंगे और पैरेलल होंगे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इस बेस का डायमेंशन क्या दिया हुआ है, अगर इसको मानते हैं हम 5, ये है 8 और ये है 13। ठीक है, और आपका जो हाइट दे दिया गया है वो है ये 18। ठीक है, यानी ये भी 18 होगा, ये भी अंदर वाला भी 18 होगा, सारा जो है वो 18 होगा। अब आपको क्या करना है, इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो लैटरल सरफेस एरिया हम लोग को क्या निकालना है, बेसिकली ये वाला एरिया, ये वाला फेस का एरिया, ये वाला सामने वाला, ये वाला नहीं, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो बेस एरिया है, एक बेस और सामने वाला फेस एरिया, उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर वो पूछता कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, तब दोनों को हम लोग ऐड करते लैटरल सरफेस एरिया में, तो हम लोग को मिल जाता टोटल सरफेस एरिया। तो आपको ये वाला एरिया, ये वाला फेस का एरिया और ये वाला फेस का एरिया आपको निकालना है। अब आप देखिए हर फेस में अगर आप देखेंगे, जैसे ये वाला हम लोग देखते हैं, ये वाला जो हम लोग अभी देखिए आप देख पा रहे हैं, कलर से हम लोग कर रहे हैं ये, तो इसमें क्या करना है आपका जैसे मान के चलिए ये 8 है,
ये जो है ये डायमेंशन जो है 8 है और ये डायमेंशन जो है वो 18 है। तो इसका एरिया कितना हो गया, लेंथ मतलब आप मान के चलिए 8 ऐसे है और 18 ऐसे है, तो ये बेसिकली एक ट्रायंगल के मतलब रेक्टेंगल के शेप का हो गया। तो इसको क्या हो जाएगा 8 इंटू 18, ठीक है। दूसरा क्या आपका जो सोचिए ये वाला जो है, अब जो ये नीचे वाला है इसको ऐसे समझिए, ये भी आपका क्या है 18 आपका डायमेंशन ऐसे है और ऐसे जो है ये कितना है 13 है। तो इसका भी क्या हो गया 13 इंटू 18, ठीक है। सिमिलरली अगेन ये वाला हम लोग देखेंगे, ये वाला जो है आपका, अगर इसको आप ऐसे देखते हैं ये वाला जो है, तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन 5 है और ऐसे कितना है 18 है, तो 5 इंटू 18 हो जाएगा। बस आपको तीनों को ऐड कर देना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम 18 बाहर निकाल लें तो 8 + 5 + 13 इंटू 18 हो गया, ठीक है। तो यानी बेसिकली 8 + 5 + 13 क्या हो गया, ये जो बेस का जो ट्रायंगल था इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। तो यानी कितना हो गया 8 + 5 + 13, तो अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए आपका यहाँ पर 8 × 5 = 13 और सॉरी ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर ही नहीं, ये वहाँ पे 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 8 × 5 = 13 और 13 + 12 कितना हो गया 25, तो 25 इंटू 18 आपका कितना हो गया जल्दी से बताइए 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको क्या है इसमें प्रिज्म पता होना चाहिए कि प्रिज्म कैसे होता है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म है, हमने जो हमारे लेक्चर में वहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी देखा है, लेकिन आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो आता है ट्रायंगुलर प्रिज्म पे। कभी कभी आपका क्या होगा कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। उस केस में भी क्या होगा, हो सकता है एरिया निकालने दे दे, लैटरल सरफेस एरिया निकालने दे या टोटल सरफेस एरिया निकालने आपको दे दे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A person covers 40% of the distance from A to B at 8 km/h, 40% of the remaining distance at 9 km/h, and the rest at 12 km/h. His average speed in km/h for the journey is। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को झट से बना सकते हैं। एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है, एक ए है, एक जो है वो बी है, ठीक है। आपको क्या दिया जा रहा है, इसको हम लोग चलिए क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम लोग इजीली कन्वर्ट कर देते हैं कि इसको 100 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। 100 किलोमीटर अगर हम इसको एग्ज्यूम करते हैं तो 40% मतलब 40 किलोमीटर जो है वो, जैसे यहाँ से यहाँ अगर मान के चलिए 40 किलोमीटर है, तो ये जो है ये कवर किया है कितने में 8 km/h के स्पीड से, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपका जो क्या है 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। अच्छा देखिए यहाँ पर अब 40% ऑफ द रिमेनिंग है, 100 का नहीं, रिमेनिंग कितना है 60 का 40% अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24। तो यानी यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर जो है वो कवर किया है इसने इसने 9 km/h की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद अब कितना बच गया 40 + 24 कितना हो गया आपका 64। तो बेसिकली ये कितना बच गया 36 किलोमीटर, इसने कवर किया है कितना 12 km/h के स्पीड से। अब आपको क्या करना है टोटल स्पीड बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है 100 है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। इस केस में जो है अगर 8 km/h से 40 किलोमीटर ट्रैवल करा तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर जो लिखेंगे बताइए कितना सा, अगर हम लिख लेंगे तो 5 लिख देंगे डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 40/5 जो है वो आप 40/8 जो है वो आपका 5 होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर है 9 से, तो इसको 24/9 लिख देते हैं। और यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा 36 से करेंगे 12 से, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो यानी अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर आपका 3 से करते हैं 3 × 8 = 24 और 3 × 3 = 9, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करें 100 डिवाइडेड बाय अगर आप करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 15, ये है 8 + 9 ऊपर चला जाएगा तो 3 × 100 डिवाइडेड बाई अगर आप करेंगे 15 8 तो कितना हो गया आपका 23 और 23 और 9 आपका जो है दे देगा 32, ठीक है। तो अगर हम लोग उसको 4 से करते हैं तो 8 25, ठीक है, 25 यानी 75/8, तो आपका कितना आ जाएगा बताइए 9 8 = 72 होता है, 72 और 3/8, तो यानी सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3, ठीक है। तो यानी आपका 9 3/8 जो है वो आपका एवरेज स्पीड है km/h। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर आपको बेसिक फार्मूला पता है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो आप जो है इस क्वेश्चन को बना सकते थे।
ठीक है। तो आज जो है हमने क्या देखा, 5 डिफरेंट क्वेश्चंस देखा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस देखते रहेंगे। और आपको क्या करना है कि आपको जो हमारा क्वांट फॉर ऑल वाला सेक्शन है उसको आप ध्यान से देखें, और उसके बाद कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक उठाएं, और आप जो है सिर्फ और सिर्फ, अगर आपका क्वांट वीक है, अगर आपका क्वांट अच्छा है तो आप जो है 2-3 दिन पर जो है एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा वीक है तो एटलीस्ट आप 1 आवर जो है डेडिकेट करें क्वांट में। आपका धीरे धीरे करके जो है ये इंप्रूव हो जाएगा। ये एक दिन में इंप्रूव होने वाला चीज़ नहीं है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। अगर आप डेली 10 क्वेश्चंस भी बनाते हैं तो आपका हार्डली 1 आवर आपको लगेगा, और आपको 1 घंटा अगर आप देते हैं तो कभी भी आप सीसैट हो या फिर जो भी स्टेट पीसीएस का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, क्योंकि आजकल आप जैसे एमपी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें भी जो सेकंड वाला पेपर है उसमें भी क्वांट होगा ही होगा। तो आपको क्वांट प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना है, क्योंकि आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। और ये क्योंकि क्वालिफाइंग होता है तो हर जगह जो है आपको ये मुश्किल करेगा। तो इसी कारण आप 1 घंटा जो है, 1 घंटा या 1 आवर जो है आप इसको डेडिकेट कर सकते हैं इस पर। और आपको क्या करना है, आपको चैप्टर्स पे पहले बेसिक कंसेप्ट देखना है, और उसके बाद आपको मान के चलिए कि बिगिनर लेवल वाला क्वेश्चन और मॉडरेट लेवल वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक हो। बहुत हार्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।